हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। मस्त वीडियो क्लासेस से आप घर पे आराम से सोफे पे बैठे पढ़ रहे होंगे और किताब से न्यूमेरिकल वगैरह की प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे होंगे। और यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको 2 बार वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो ऐप पर हमारे नंबर दिए गए हैं सारे फैकल्टीज़ के, आप उन नंबर पे फैकल्टीज़ को कॉल करके अपना जो भी डाउट है उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो चैप्टर चल रहा था तीसरा, सरल रेखा में गति, जिसमें गति के समीकरण पढ़े थे, फिर अवमंदित गति के समीकरण पढ़े थे और फिर गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण पढ़े थे। और उसके बाद nवें सेकंड वाला डेरिवेशन भी अपन ने किया था कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होती है, वो भी अपन ने पढ़ा था। कुछ उदाहरण किए थे, उदाहरण के आधार पे कुछ सवाल अपन ने समझने की कोशिश की थी कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो आज जो है अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन। अगला टॉपिक है आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन। आपेक्षिक गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव मोशन। आपेक्षिक गति या रिलेटिव मोशन की बात करें, क्लियर, तो देखिए क्या है। तो आपेक्षिक गति में क्या है, किसी कण की गति की अवस्था का अनुमान सदैव किसी अन्य निर्देश वस्तु या तंत्र के सापेक्ष कर सकते हैं। निरपेक्ष रूप से गति की अवस्था को प्रक्षेप नहीं किया जा सकता। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई किसी का रेफरेंस तो अपने को लेना ही पड़ेगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। किसी कण की गति की अवस्था का जो अनुमान है, देखो आपेक्षिक गति का मतलब क्या है कि किसी कण की गति की अवस्था का अनुमान सदैव किसी अन्य वस्तु या निर्देश तंत्र के सापेक्ष कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं अब इधर उधर मूव हो रहा हूँ, तो इस बोर्ड के रेफरेंस में मूव हो रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा है सर इधर उधर मूव हो रहे हैं। कोई गाड़ी चल रही है तो किसी लोकेशन के बिहाफ पे वो मूव करती है, तो कोई रेफरेंस है। बात समझ में, उसके बिना तो क्या पता चलेगा। मैं 200 किलोमीटर आया तो भाई कहाँ से आया, भाई जोधपुर से आया, जैसलमेर से आया, जयपुर से आया, कहाँ से आया। तो समझ रहे हो, कोई ना कोई रेफरेंस उन दोनों में बीच में। मान के चलो दो दोस्त है, पैरेलल गति कर रहे हैं, बात आ रही समझ में, तो कौन फास्ट जा रहा है वो किससे पता चलेगा, उन दोनों की कौन ज़्यादा दूरी तय कर रहा है उसके आधार पे। तो किसी न किसी का आपको रेफरेंस या निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा, कोई ना कोई दूसरा निर्देश तंत्र या रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा आपेक्षिक गति। क्लियर भाई यहाँ तक? तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, पहले तो मैं ये क्लियर कह देता हूँ आपको समझने की, ठीक है, समझने की ज़रूरत है बस। अब देखो एक ग्राफ बनाता हूँ, चलो एक अन्य ग्राफ बनाता हूँ।
देखो अपने आप जादू हो रहा है। अरे यार, चलो इधर करते हैं। तो देखो, ये इसका निर्देश तंत्र है, ये इसके सापेक्ष निर्देश तंत्र है, और इसका इसके सापेक्ष निर्देश तंत्र है। तो तीनों निर्देश तंत्र आपको समझ में आ रहे हैं कि अगर देखो, अगर मैंने ये निर्देश तंत्र माना एक्स वाई, तो ये कितनी दूरी है आर, और मैंने एक्स डैश वाई डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष लिया तो ये दूरी कितनी है इसकी आर डैश। इन दोनों निर्देश तंत्र के बीच में जो दूरी है उसको मैंने मान लिया आर नॉट। इस तरह से मैं इसको मान सकता हूँ। क्लियर? दोनों के बीच की जो दूरी है आर नॉट, इसको मैं बोल देता हूँ इसका मूल बिंदु ओ डैश, और इसको बोल देता हूँ ओ। तो देखो, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश उसी बिंदु का पी का स्थिति सदिश आर है, लेकिन दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या है आर डैश है। क्लियर? तो इस तरह से अपन, और फिर अपन क्या करेंगे, त्रिभुज नियम जब आगे पढ़ेंगे तो अपन इसको उसके हिसाब से कंक्लूड करेंगे। अभी आप ये समझो कि हर एक, जैसे देखो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन में, एक ट्रेन में व्यक्ति चल रहा है एक डब्बे से दूसरे डब्बे की तरफ, और एक व्यक्ति बाहर गाड़ी से उसको फॉलो कर रहा है, उसको देख रहा है। तो क्या होगा, गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति के हिसाब से वो अंदर जो व्यक्ति चल रहा है वो अलग स्पीड से चल रहा है, और बाहर कार में जो व्यक्ति बैठा है उसको ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अलग स्पीड से चलता हुआ दिखेगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है निर्देश तंत्र कौन सा ले रहे हो। क्लियर? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो ये फर्क है। ठीक है? तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है? इसके आगे की कहानी यहाँ समझाने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती। अब मैं सीधा कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। फाइनली कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी। तो क्या है, इसके दो केस है, केस 1 और केस 2। जब दो कारें एक ही दिशा में गतिशील हो, जैसे मान के चलो ये कार ए है, ये बी है, दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके वेग क्या है वी ए, इसका वेग क्या है वी बी। क्लियर? वी ए वी बी है। अब मान के चलो पूछा जाता है कि भाई कार, सवाल देखिए मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ठीक है, कार ए का वेग बी के सापेक्ष, इसका क्या मतलब होगा देखिएगा ध्यान से बच्चों। कार ए का बी के सापेक्ष वेग, तो मैंने क्या किया सुनिएगा, किसका वेग, ए का, जिसका वेग होता है पहला अक्षर तो वो होता है, ये ध्यान रखना। मैं कहूँ एक पर बल दो के कारण, तो एक पर बल है तो एक, दो के कारण है तो पीछे दो आएगा, तो वेग किसका है, ए का है, तो वो पहले रहेगा, किसके कारण है, बी के कारण है, वो पीछे रहेगा। और इसको अपन लिखेंगे वी ए माइनस सापेक्ष, जब भी आता है तो वी ए माइनस वी बी, ये आपको ध्यान रखना है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको यहाँ नहीं लिख के वी ए बी, वी ए का वेग किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष, वी बी जी, पीछे नहीं लिखोगे तो ग्राउंड ही माना जाता है वैसे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? तो अब मुझे क्या निकालना है, वी ए बी निकालना है, तो दोनों के वेग क्या है, एक ही दिशा में, दोनों के वेग क्या है, एक ही दिशा में। तो मैं क्या करूँगा, दोनों के वेग को सीधा सीधा कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? इसका मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। अब मान के चलो कि इसका वेग मैं मान लेता हूँ 60 मीटर प्रति सेकंड आई कैप दिशा में, और इसका वेग भी कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड आई कैप दिशा में। तो अब वी ए माइनस वी बी क्या होगा, आप बताएं। वी ए माइनस वी बी
वी ए कितना है, पहला 60 आई माइनस दूसरा कितना है 40 आई एक ही दिशा में, तो आंसर कितना आया 20 आई मीटर प्रति सेकंड, या 20 मीटर प्रति सेकंड आई कर दो या 20 आई मीटर प्रति सेकंड कर दो, एक ही बात है, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड आई कैप। तो ये पहला आंसर आ गया। जब दोनों कार एक ही दिशा में गतिशील हो, और मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे भली भांति समझा दी कि वेग कैसे निकालते हैं, सापेक्ष वेग। क्लियर? अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही पूछे, हो सकता है कि आपको आगे पूछे, तो मैं उसका 1 मिनट और कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, वी ए बी प्लस वी बी जी बराबर वी ए जी। क्लियर? मैंने इसका पक्षांतरण उधर कर दिया। तो कभी कभी हो सकता है वी ए जी भी पूछे तो आपको प्लस का साइन दिखेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ये फॉर्मूला दिखेगा कभी ये दिखेगा, तो आप रटोगे नहीं, रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली जो समीकरण है ये याद रखनी है, बाकी सब हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये सुपर समीकरण याद रखनी है, फिर कुछ नहीं है। और आपको याद रखना है वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो अपने आप देखा जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बता दिया, सारे सवाल बन जाएंगे इसी के अंदर से। अभी देखो ये बन गया। अब मैं करता हूँ दोनों कारें, सुनना, ये ए है ये बी है, ये इधर जा रहा है 60 की स्पीड से, वी ए बराबर 60, और ये इधर जा रहा है वी बी बराबर 40 की स्पीड से। अब क्या होगा, मुझे वी ए बी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है 60, कौन सी दिशा में, आई दिशा में। वी बी कितना है माइनस, कितना है 40, कौन सी दिशा में, माइनस आई दिशा में, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 60 आई और माइनस माइनस प्लस 40 आई, अब कितना हो गया 100 आई। अब आप ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है, 100 आई, पीछे मात्रक लगा दो, मीटर प्रति सेकंड। देखो इसका मतलब क्या है, सुनिएगा, दो कारें हैं, एक जा रही है 60 की स्पीड से, दूसरी जा रही है 40 की स्पीड से, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो 1 सेकंड के बाद इसको क्या फील होगा, इसको फील होगा कि मैं, ये तो स्थिर है, ये तो स्थिर है, और मैं 20 मीटर प्रति सेकंड की, क्योंकि दोनों का अंतर 1 सेकंड हुआ, तो ये 40 चली ये 60 चली, तो इसको क्या लगेगा कि ये तो स्थिर है, तो मैं तो 20 की स्पीड से चल रहा हूँ, ये होता है अपेक्षिक वेग। फिर अगले सेकंड में ये 80 चली, 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड में 120 चली, तो इसको 2 सेकंड में कितने का अंतर आएगा 40 का, तो 2 सेकंड में 40 का, तो 1 सेकंड में कितना 20, तो इसको हर बार ये लगेगा कि मैं 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसके सापेक्ष चल रहा हूँ। बात आ रही समझ में? अब यही चीज़, और किधर चल रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, और वही चीज़ अगर मैं वी बी ए निकालूँ, यहीं पे वी बी ए निकालूँ, तो इसको लगेगा, इसको क्या लगेगा कि ये तो स्थिर है, ये वाली स्थिर है, इसको लगेगा ये स्थिर है और मैं इधर जा रहा हूँ 20 की स्पीड से, पीछे रह रहा है वो, लेकिन उसको लगेगा क्या कि मैं इधर जा रहा हूँ। तो उसकी जब स्पीड निकालोगे तो माइनस का 20 आई आएगा। क्लियर? अब इधर देखिए, दोनों कारें विपरीत जा रही है, एक 60 से जा रही है, एक 60 से किधर जा रही है, इधर, ये 60 से जा रही है, इधर 40 से जा रही है। 1 सेकंड बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 और 40 100। तो इसको क्या लगेगा कि मैं उससे 100 इधर आया हूँ, 100 आई, मेरा वेग कितना है 100 आई। बात आ रही है, देखो ये है, ये 40 इधर चली गई, 60 इधर चली गई। अब इसका पूछा है इसके सापेक्ष, तो ए को क्या लगेगा कि अच्छा, पीछे मुड़ के देखेगा, अरे ये तो 100 मीटर पीछे चली गई, इसको क्या लगेगा कि अच्छा मैं 100 मीटर पर सेकंड के वेग से इस दिशा में जा रहा हूँ, जा वो 60 से रहा है, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होगा। बात आ रही समझ में? ये होती है आपेक्षिक वेग, जिसमें दूसरा तंत्र है उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं और दूसरे तंत्र को स्थिर मानते हैं। दूसरे तंत्र को क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं, तब ये सापेक्ष और अपेक्षिक वाला काम बनता है। तो आपको लग गया होगा कि समान दिशा विपरीत दिशा में वेग जुड़ते हैं, समझ में आ रहा है? तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विपरीत दिशा में होने पर वेग जुड़ते हैं, कह सकते हैं साधारणतः।
समान दिशा में होने पर वेग घटते हैं। पर घटते हैं, बढ़ते हैं, कुछ भी होते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेरी की पावर इन्फानाइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से मतलब है। पूरे पूरे सापेक्ष का कितना कठिन से कठिन, मैं कह रहा हूँ कितना कठिन सवाल हो, सुपर कठिन, हिले ही ना ऐसा सवाल भी हो, तो भी इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा भाई। वो सिर्फ और सिर्फ मैंने जिस पे वेरी की पावर इन्फानाइट इंपॉर्टेंट किया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? अब मैं एक सवाल कराऊंगा और आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, इतना आनंद आएगा। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब मैं एक उदाहरण कराता हूँ आपको, इसी से रिलेटेड, आपको मज़ा आ जाना चाहिए। सवाल क्या है? सवाल है कि एक जेट 500 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। आप समझ रहे हो, सीधा जब गति कर रहा है, बोला 500 मीटर पर सेकंड, तो नॉर्मली वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। जेट विमान के पश्च भाग से, किसके पश्च भाग से गैसें जेट के सापेक्ष 1500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल रही है। जमीन पर व्यक्ति के सापेक्ष गैसों का वेग ज्ञात कीजिए। जमीन के सापेक्ष गैस या गैसों का वेग ज्ञात कीजिए। लगाओ अपनी अगर लगाओ, दिखावे में मत जाओ, लगाओ भाई। कैसे करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? तो पहला सवाल मैंने पढ़ा कि भाई क्या पढ़ा मैंने, सवाल पढ़ा कि 500 मीटर पर सेकंड के वेग से, किसका वेग है? जेट का। तो वेलोसिटी ऑफ जेट किस पे रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगी। दूसरा मैंने पढ़ा 1500 मीटर प्रति सेकंड, तो मैंने कहा भाई क्या है? वेलोसिटी ऑफ गैस। गैस को मैं क्या बोलूँगा? सी बोल देता हूँ, कंबसन, इंग्लिश में कंबसन बोलते हैं। तो गैस को मैंने बोल दिया सी, किस पे रिस्पेक्ट में? जेट के रिस्पेक्ट में। तीसरा क्या चाहिए? गैसों का वेग। गैसों का वेग किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? वेलोसिटी ऑफ गैस मतलब कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीन चीज़ें मेरी यहाँ पे क्लियर हो गई। देखो मेरे को जो दिया हुआ था मैंने लिख दिया, जेट का वेग दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, तो वी वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ कंबसन, कंबसन गैस को बोलते हैं कंबसन, ध्यान रखना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे ज्ञात करना। और वेलोसिटी ऑफ कंबसन या गैस है विथ रिस्पेक्ट टू जेट दिया हुआ है, अब ये मुझे ज्ञात करना है। तो इतना तो मुझे पता है कि कुछ भी हो 500 प्लस माइनस 1500 प्लस, ये आंसर आएगा। यहाँ आंसर कहीं ना कहीं 2000 होगा या कहीं 1000 होगा, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ये तो पता चल गया लगभग, ये तो पता होना ही चाहिए। 2 है तो जोड़ेंगे या घटेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे, क्या घटेंगे वो देखो। देखो शुरू करते बच्चों, ये है जेट, जेट है, ठीक है, कंबसन ऐसे निकल रहा है, जेट जा रहा है इधर, किस स्पीड से? 500 की स्पीड से। कंबसन ऐसे निकलेगा और कंबसन की स्पीड है 1500। और ये सवाल में क्या है? वी जे जी और ये है वी सी जे दिया हुआ है। अब देखो दिशा भी बनानी जरूरी है, कंबसन की दिशा उल्टी होगी, जेट आगे जाएगा तो धुआं जो भी निकलेगा वो तो इधर ही निकलेगा। तो अब मैं समीकरण बनाता हूँ, देखो वी सी जे, सुनना ध्यान से, कंबसन जेट के रिस्पेक्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हुआ। ये पहले ए बी था, अब सी जे है। क्लियर? बना के नहीं बना, पहले ए बी था, सी जे, ग्राउंड पीछे रखो नहीं रखो एक ही बात है, पर मैं रखता हूँ। तो सी जे था, पहले क्या था? पहले ए बी था, तो ए और बी था,
माइनस था बीच में, अब क्या सी जे है तो सी और जे सीक्वेंस वही रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सी जी, ये तो मतलब आप क्या करोगे, सी जे प्लस वी जे जी जोड़ोगे तो सी जी आ जाएगा, इसको उधर भेज दिया। सी जे कितना है, सी जे है 1500 और माइनस का आई, ये दिशा माइनस है ना, प्लस, क्लियर। जे जी कितना है, जे जी है 500, लेकिन वो क्या है, प्लस का आई है, वी सी जी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1000 माइनस का आई, या आई कॉमन ले लो, फिर कर दो माइनस का 1500 प्लस का 500, ये आ गया वी सी जी। तो देखो वी सी जी कितना आया भाई, माइनस का 1000 आई, और 1000 तो आपको पता है कि माइनस किसका है, उसका आई का, तो 1000 माइनस का आई कैप, इसका मतलब पीछे की तरफ 1000 इसका वेग है, किसकी तरफ, वी सी जी, वेलोसिटी ऑफ कंबसन। तो अपन कह सकते हैं अतः गैसों का जमीन के सापेक्ष वेग, गैसों का जमीन के सापेक्ष वेग 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 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1000 मीटर प्रति सेकेंड जेट के विपरीत दिशा में, जेट के विपरीत दिशा में, बस इतना ध्यान रखना, क्लियर। 1000 मीटर प्रति सेकंड जेट के विपरीत दिशा में, मैंने ये सवाल समझाया, आप इसको भली भांति समझने की कोशिश करें। क्लियर। अब मैंने यहाँ, ठीक है, कोई भी एक उदाहरण ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर भाई, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है। जेट है भाई, जेट का सवाल देखो भाई, जल्दी से देखो। तो यहाँ तक ये अपना सवाल हो चुका, अब कुछ उदाहरण करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो ये चैप्टर पूरा लास्ट टॉपिक था चैप्टर का, तो पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके कुछ किताब के उदाहरण हैं, वो मैं आपको बताता चलता हूँ और अपन उसको करते चलते हैं। ठीक है, अब चलो किताब के कुछ सवाल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, वो बड़ा ही आसान है और वो मैं पहले समझा चुका हूँ, तो वो हो चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश कोई वस्तु है, गतिशील है, और समीकरण क्या है, एक्स बराबर ए प्लस बी टी स्क्वायर। सवाल में ए का मान दिया हुआ है 8.5 और बी का मान दिया हुआ है 2.5। क्लियर, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे t बराबर 0 व t बराबर 2 पर मुझे वेग चाहिए एक तो, क्लियर। और मुझे क्या चाहिए, t बराबर 2 से t बराबर 4 के मध्य मुझे औसत वेग भी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर मुझे वेग चाहिए, पर वेग के मध्य औसत वेग। क्लियर, ये आपके सामने है। तो मैं इस समीकरण को देखो, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा,
मैं इस समीकरण को लिखा x बराबर a की जगह लिखा 8.5 प्लस b की जगह लिखा 2.5 और t स्क्वायर, एक समीकरण बन गई। अब आपको पता है कि वेग निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, अवकलन। तो मैंने इसका किया dx अपॉन dt, d अपॉन dt इसका रखा 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर, सीधा है, ये हो गया वेग। 8.5 का तो अवकलन हुआ 0 और ये हुआ 2.5 नियत पड़ा है, टी स्क्वायर का हुआ 2t की पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5t। जब ये आंसर 5t हो गया तो आपको एक बार t बराबर 0 और एक बार t बराबर 2 रखना है बस। तो जब आपने v 0 5 इंटू 0 रखा तो आंसर मिला आपको 0, और जब v 2 रखा तो 5 इंटू 2 तो आपको आंसर मिला 10। क्लियर? तो एक सवाल तो हो गया कंप्लीट, एक आंसर आया आपका 0 और एक आंसर आया आपका 10। यहाँ तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मुझे x बराबर 2 से x बराबर 4 के बीच में औसत वेग चाहिए, तो मैं औसत वेग का सूत्र लगाऊंगा। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। औसत वेग जो है, कुल विस्थापन क्या होगा, x2 माइनस x1 अंतिम माइनस प्रारंभिक, और समय क्या है t2 माइनस t1। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो चीज़ें निकाल रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। मैं एक x2 निकाल रहा हूँ अंतिम, ठीक है, या प्रारंभिक। प्रारंभिक कहाँ से हो रहा है, x बराबर t बराबर 2 पर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x1 क्या हो जाएगा 8.5 प्लस 2.5 2 का स्क्वायर, ये तो पहला हो गया, और अंतिम क्या हो जाएगा 8.5 प्लस 2.5 और 4 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि समय 2 से 4 के बीच में पूछा है। t बराबर क्या है 2 से 4 के बीच, तो एक बार 2 रख दिया, एक बार 4 रख दिया। अब इसको हल करें तो ये हो जाएगा 8.5 प्लस ये कितना, 2 दूनी 4, 4 और ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 18.5। यहाँ कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 40, और ये 8.5 यहाँ पड़ा ही है, तो ये हो जाएगा 48.5। क्लियर? अब यही मान अपन यहाँ रखेंगे तो मैं बता देता हूँ, 48.5 माइनस 18.5, समय लगा 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15। तो औसत वेग कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। बस इतनी सी बात है। क्लियर? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। क्लियर? यहाँ तक देखो भी जल्दी से ये सवाल, फिर एक एक करके आगे उदाहरण में बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा प्लीज़। तो दूसरा हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 कलन विधि से, कलन विधि वाला सवाल है। कलन विधि से गति का समीकरण वो अपन थ्योरी में कर चुके हैं, तो 3 भी हो चुका। अब बढ़ते अपन आगे 4। एग्जाम्पल 4 क्या है कि किसी बहुमंजिला भवन की छत से कोई गेंद है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, और जिस बिंदु से वस्तु फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। तो इसका क्या करेंगे, देखिए मैंने एक बनाई बिल्डिंग ज़्यादा ऊपर बन गई, बिल्डिंग को नीचे ले आओ। चलो, मैंने बनाई एक बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट है 25। इस से एक बॉल को u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका और वस्तु ऊपर जाके फिर नीचे आएगी। क्लियर? वस्तु ऊपर फेंका तो कहीं ना कहीं तो उसका वेग होगा 0, और फिर क्या होगी, वो धरती पे आके टकराएगी। ठीक है, ये है सिनेरियो, और g है इसमें आपको लेना है 10। सवाल में क्लियर का है।
तो 25 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ और एक जी दिया हुआ है। तो सवाल क्या है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी? सवाल पहला, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, और दूसरा, जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा? जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा, ये दो सवाल है। तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी, तो मुझे पता है यहाँ पे उसका वेग कितना है, यहाँ पे उसका वेग है 20, ऊपर वेग है 0। तो मैं गति, ऊपर जाते हुए गति का समीकरण होता है, तब क्या होता है, तो ऊपर जाते टाइम गति के 3 समीकरण, तो u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, ये 3 समीकरण होती है। क्लियर? टकराने से पहले या टकराने में कितना समय लेगी, मतलब फेंकी और उसके बाद टकराने में कितना समय लगेगा। तो देखो ये समीकरण आपको दी हुई है, तो देखो आपको प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, तो ये तो एक आपको समय यहाँ से पता चल सकता है, पर वो अपना मुद्दा नहीं है। अभी अपना मुद्दा है कि वो कितनी ऊपर जाएगी। तो मुद्दा ये देखो यहाँ से आ जाएगा, अंतिम वेग पता है, प्रारंभिक पता है और ये पता है, तो आपको तीसरी समीकरण लगानी पड़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तीनों समीकरण लिखना जरूरी है। 2gs, v बराबर 0, u बराबर ऊपर की ओर है। देखो ऊपर की ओर है तो मैं ऊपर वाले को प्लस मान रहा हूँ, यहाँ देखो ऐसे ऊपर वाले को प्लस मान रहा हूँ, नीचे वाले को माइनस मान रहा हूँ। तो जब ये वस्तु ऊपर जा रही है तो g माइनस है, नीचे की ओर है, तो u कितना है प्लस का 20, और g कितना है, g माइनस मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो g है 10, तो मैं रख दूंगा, मैं माइनस ऑलरेडी ले रखा है इसलिए मैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 2, जी कितना है 10, और s। और अगर गलती से मान के चलो मैं यहाँ प्लस कर भी लेता, तो देखो मैंने बताया था साइंस वालों के पास CS होना चाहिए, CS मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, कॉमन सेंस। अगर मैं यहाँ पे g को प्लस ले भी लेता, तो आप देखो जब ये उधर जाता तो स्क्वायर माइनस में होता, और स्क्वायर इधर स्क्वायर वाली संख्या पॉजिटिव होती, उधर माइनस संभव ही नहीं होता। तो इतना दिमाग आप में होना चाहिए। तो अब मैं इसको करता हूँ, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ 20s, और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 से एक स्क्वायर गया तो s कितना आ गया 20 मीटर। तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी, ठीक है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, तो यहाँ से तो ऊपर जाएगी 20, लेकिन जमीन से कितनी ऊंचाई पर जाए, जमीन से ऊंचाई अगर पूछे तो क्या करते हैं अपन, 25 तो स्टोरी है ही और 20 ये, तो टोटल कितना हुआ 45 मीटर। क्लियर भाई, 25 तो ये था ही, और यहाँ से ऊपर कितनी गई 20 मीटर, तो टोटल कितना हुआ 45 मीटर। अब आप देखिए जमीन से टकराने में कितना समय लेगी, ये सवाल है। तो ये आखिरी सवाल के साथ इसको समाप्त करेंगे। तो जमीन से टकराने में कितना समय लेगी, तो बात करते हैं यहाँ से ये घूम के पूरी वापस आ रही है। तो देखो इसको दो टुकड़ों में कर सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय ज्ञात करो, ऊपर से नीचे आने में समय ज्ञात करो, तो आपका हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ मैं टुकड़ों में ही करता हूँ। तो v बराबर u प्लस u माइनस जी टी लगाया मैंने, तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक 20, ये 10 और समय पता नहीं, तो 10t बराबर कितना हो जाएगा 20, तो t कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ जाने में, इसको ऊपर तक, यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगा। क्लियर। अब मैं करता हूँ दूसरा समय t डैश, ऊपर से नीचे आने में। जब ऊपर से नीचे आ रही है तो अब इसका प्रारंभिक वेग मैं 0 मानूंगा। क्लियर। और हाइट मुझे पता है 45, तो मैं अब दूसरी समीकरण लूँगा और प्लस में लूँगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में आपको पता है प्लस वाली समीकरण लेते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, याद आ रहा है, ये सब मैं करा चुका हूँ। तो जब s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे आते हैं तब पॉजिटिव लेते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ 45, प्रारंभिक वेग 0, 45 प्रारंभिक 0 प्लस हाफ जी कितना 10, और ये हो गया टी स्क्वायर। तो ये काटा तो ये आया 5, और ये 5 9 45, तो 9 बराबर टी स्क्वायर, ये टी डैश स्क्वायर, टी डैश करूँगा मैं इसको, तो टी डैश कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। माइनस लूँगा नहीं,
क्यों? क्योंकि समय नेगेटिव होता नहीं है। तो अब कुल समय की बात करें, कुल समय कितना लगेगा, तो कुल समय लगेगा t प्लस टी डैश, ऊपर जाने नीचे आने में, तो 2 + 3 = 5 सेकेंड। इसी के साथ ये सवाल हुआ समाप्त। तो कुछ बुक के उदाहरण अपन ने किए हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। इसी तरह सेशन को इंजॉयबल बनाए रखना, टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में स्टोर कर लेना, दिमाग में छाप लेना, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि बेटा थ्योरी काम इतनी नहीं आएगी जितनी न्यूमेरिकल आएंगे। तो न्यूमेरिकल आपका कंपटीशन का बेस तैयार करते हैं, तो इसी तरह न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहें। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।